देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। दुल्हन वही जो पियामन भाई है। तो असली बात क्या, जो मुख्यमंत्री के जो प्रिय लोग हैं उनके काम हो रहे हैं। जैसे पाठक, वो भी मुख्यमंत्री के आंख की कनकरी है। दिनेश खटीक भी हैं, क्योंकि असली ताकत वहाँ उनको स्वतंत्र देव सिंह के पास है, जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष भी है। पीडब्ल्यूडी में जितिन प्रसाद भी अमित वो शाह साहब के वजह से आए थे पार्टी में, इसलिए दिल्ली चले गए थे बात करने चले गए। तो वो बाबा ये दिखाते रहते कि भाई देखो हमने दबाव में बना दिया है, लेकिन चलेगी मेरी, मैं ही पिया हूँ और मैं जिसको पसंद करूंगी वही दुल्हन है। ये अपने ब्रजेश पाठक का और अमित मोहन का जो झगड़ा है वो आज का नहीं। पिछली सरकार में जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री राजा साहब से अब नाम नहीं ले, उनके पास हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे पदाधिकारी मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के रहे हैं, वो गए अपने भाई के लिए उनके पास, राजा साहब के पास, कि भाई हमारे भाई का मामला ये कर दीजिए। 4 बार उन्होंने लिखा अमित मोहन प्रसाद को, नहीं हुआ। किसी ने बताया कि आप सीधे अमित मोहन प्रसाद से मिलो। वो हमारे पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार, गए उनके पास, उनसे मिले तो उनका अच्छा मंत्री जी से कहला लो, कितनी बार कहला लो, मेरे ही पास आ जाते, मैं कर देता। उन्होंने कर दिया। वो सरकार को चलाता है और उसने मंत्रियों को भी चलाना शुरू कर दिया। उसने मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश कि जो सही काम जनप्रतिनिधियों को हो उसको जरूर करें, लेकिन कोई भी गलत काम हो उस पर अगर कोई चीज़ ज़्यादा दबाव हो तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जनप्रतिनिधियों की नौकरशाही ने बात मानना ही बंद कर दी। अगर वो राज्य मंत्री है तो उनको काम तो दिया जाना चाहिए, है तो काम दिया, लेकिन ये जो वो दबाव बना रहे हैं, ये तो उनका नाटक है कि वो अमित शाह को भेज रहे हैं इस्तीफा भेजना है तो स्पीकर को भेजे, मुख्यमंत्री को भेजे। वहाँ भेजने का क्या मतलब है? तो ये एक दबाव बनाने का तरीका है उनका। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सरकार और अधिकारियों के बीच में एक तल्ख तेवर के साथ में विवाद नजर आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन मंत्रियों की बातें सामने आई। शुरुआत हुई स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के विभाग से, जहां स्वास्थ्य विभाग में हुए अनियमितता वाले ट्रांसफर्स को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ऐसा ही मामला सामने आया। जितिन प्रसाद ने भी सवाल किए और इसके साथ ही साथ उनके ओएसडी को निलंबित कर दिया गया जांच के बाद में। और सुर्खियां तब और ज्यादा बढ़ गईं जब राज्य मंत्री दिनेश खटीक एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में असंतुष्टता जताते हैं और ये तक कह देते हैं कि एक दलित होने के नाते अधिकारी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, काम का बंटवारा नहीं है और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इन तमाम चीजों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब शासन वर्सेस प्रशासन हो चुका है, क्या अधिकारी वर्सेस मंत्री चल रहा है, और आखिर इतने कम समय में, चूंकि ये सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में पूरे मैंडेट के साथ आई है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने कई सियासत को देखा है और किस तरीके से सरकारों ने काम किया और इस बार की सरकार में ये सब क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं मौजूद प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ में, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक जानकार माने जाते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ में धीरेन्द्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। अजय कुमार जी हमारे साथ में हैं, लगातार अपना राजनीतिक विश्लेषण देते रहे हैं। और जनार्दन मिश्रा जी हैं जो कि इन राजनीतिक मामलों में काफी तीखी नजर रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे और जानते हैं आखिर पत्रकारों की नजर से, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ जानकारों की नजर से ये मामले में क्या कुछ है। प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। हमने देखा सरकार का गठन हुआ, 100 दिन का एजेंडा दिया गया था, 100 दिन पूरे हुए नहीं कि अब अधिकारियों और मंत्रियों के बीच की ये तल्ख टिप्पणी और ट्रांसफर्स को लेकर नियमितता सब आ रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ये घटनाक्रम हो रही है कि अधिकारियों और मंत्रियों या नौकरशाहों और
जनप्रतिनिधियों के बीच के एक टकराव का है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले जिस ढंग से होता था उसमें कहीं इक्का दुक्का चीज़ें सामने आती थी, बात आती थी, चली जाती थी। लेकिन इधर पिछले मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो ये ऐसा समझा जाता है कि शायद जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव, तो जब वो पहली बार योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उन्होंने बैठक बुलाई और उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए कि हमारे इस शासनकाल में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके की बातें आई, मंत्री ने ये तक कह दिया कि मेरी जानकारी में ट्रांसफर नहीं थे। ब्रजेश पाठक के मामले में ये हुआ, जितिन प्रसाद के मामले में भी ये बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है, ये ऐसा क्यों? क्या विरोधाभास है अधिकारी और मंत्री? नहीं, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो उसमें ये कर दिया, जब उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए तो नौकरशाह जो है वो सरकार को चलाता है और उसने मंत्रियों को भी चलाना शुरू कर दिया। उसने मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश के जो सही काम जनप्रतिनिधियों को हो उसको जरूर करें, लेकिन कोई भी गलत काम हो उस पर अगर कोई चीज़ ज़्यादा दबाव हो तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जनप्रतिनिधियों की नौकरशाही ने बात मानना ही बंद कर दी और उसका एक और दुष्परिणाम ये हुआ कि जनप्रतिनिधि जो है, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो संतरी हों, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, संगठन के लोग हों, वो सब लोगों को नौकरशाह धता बताते रहे। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, आप मुख्यमंत्री जी से कहिए। तो उसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट वहाँ से ये शुरू हुआ। इस बीच में अगर आप देखें तो ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सबसे ये मामला उठा। हालांकि दस्तखत मंत्री के ही होते हैं, जो कोई ट्रांसफर की लिस्ट होती है, अथॉरिटी वही होती है, लेकिन वहाँ जो उनके एसीएस जो प्रमुख सचिव थे उन्होंने और उनके जो नौकरशाह की जो पूरी अपनी टीम होती है उस व्यवस्था ने अपने बनाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद पाठक, चूंकि लिस्ट इतनी लंबी होती है तो उसमें सारी चीज़ों पर जहाँ कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई उनका इंटरेस्ट हो तो वो जरूर देख लेते हैं, उस पर उन्होंने कर दिया। बाद में जब ये चीज़ें सामने आई तो इतनी गलत चीज़ें आई कि जो लोग 2 वर्ष के रिटायरमेंट को रह गए थे उनको भी हटा दिया गया, जो 20 वर्ष थे उनको रोके रखा गया। तो इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ जिसको लेके ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई। बिल्कुल सर, इसी पॉइंट पे मैं आगे बढ़ाऊंगा। सुरेंद्र सर, ये बताइए, जिस तरीके से कहा गया कि जवाबदेही तय की जाएगी, एक नियमावली है ट्रांसफर की, उसके हिसाब से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली बातें थी, जो अब इस दुनिया में नहीं उनके ट्रांसफर कर दिए गए, जो उस विभाग के संबंधित वर्टिकल में ही नहीं है उनके ट्रांसफर कर दिए गए, स्पाउस को लेकर के जो पॉलिसी है उसको इग्नोर किया गया। क्या ये महज गलती थी या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव दिखाने के लिए, एक बात दर्शाने के लिए इस तरीके से चीजें? देखिए, एक फिल्म आपने देखी बहुत पहले, दुल्हन वही जो पियामन भाई है। तो असली बात क्या, जो मुख्यमंत्री के जो प्रिय लोग हैं उनके काम हो रहे हैं। जैसे पाठक, वो भी मुख्यमंत्री के आंख की किरकिरी हैं, दिनेश खटीक भी हैं, क्योंकि असली ताकत वहाँ उनको स्वतंत्र देव सिंह के पास है, जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पीडब्ल्यूडी में जितिन प्रसाद भी अमित वो शाह साहब के वजह से आए थे पार्टी में, इसलिए दिल्ली चले गए थे बात करने। हाँ, बात करने चले गए। तो वो बाबा ये दिखाते रहते कि भाई देखो हमने दबाव में बना दिया है, लेकिन चलेगी मेरी, मैं ही पिया हूँ और मैं जिसको पसंद करूँगी वही दुल्हन है। इसी वजह से सारा बवाल ट्रांसफर हर सरकार में होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर करने का अधिकार अफसर को होता, मंत्री को नहीं होता है। मंत्री की सिर्फ रिकमेंडेशन होती, सेक्रेटरी, अब एसीएस होने लग गया, पहले नहीं होता था। और ये जो रो रहे हैं सिर्फ ट्रांसफर की वजह से नहीं है। जैसे खटीक का है कि राज्य मंत्री, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, पहले भी राज्य मंत्री नहीं रहे। पीडब्ल्यूडी में नियम ये बनाते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस तय कर देता है कि नहीं ये काम ऐसे होगा। अभी एक सज्जन का नाम आपने नहीं लिया, वो भी बहुत परेशान, अरविंद शर्मा जी, उनके पास 2 मंत्रालय हैं, वहां भी कोई नहीं पूछ रहा है उनको। और सबसे गर्दन दबाने का सबसे अच्छा साधन ट्रांसफर है, और ट्रांसफर का भय आप किसी को भी दिखाएंगे तो अक्सर मुख्यमंत्री कार्यालय के सुनना लग जाएगा। तो हम लोग तो देखिए 40 साल से यही काम देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय का चपरासी भी चाहता है उसका ट्रांसफर हो जाता है।
दूसरे नंबर पर मंत्री की थोड़ी बहुत चल जाती है और तीसरे नंबर पर दलाल पार्टी कार्यकर्ता, इसमें माल पानी भी ठीक रहता है। इसको हम लोग तबादला ट्रांसफर एक आड़ है लेकिन मामला कुछ और ही आपको नजर आ रहा है। चलिए धीरेन्द्र जी, आपसे मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आप अब स्वास्थ्य मंत्रालय में ये वही ब्रजेश पाठक है जिन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी कि लखनऊ में कोरोना के दौरान बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और तब यही अमित मोहन प्रसाद उस समय उसको कुर्सी पर काबिज भी थे। आज उसी मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या ये भी एक वाजिब कारण है कि तल्खी है और उसी व्यक्ति के साथ काम करना एक अपरिहार्य स्थिति भी हो जाती है? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल कोई आज का नहीं है, ये पुराना खेल है, शुरू से होता आ रहा है। और जनप्रतिनिधियों का जो है एक दिक्कत है उनका काम क्या होता है कि अपने क्षेत्र की सेवा करना, लोगों का काम करना, तो उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आती है। तो अगर किसी की जो है जेन्युइन बात है और उसको लेकर के विधायक जाता है कि भाई इनकी जेन्युइन शिकायत है, इनका ट्रांसफ़र रोक दीजिए या इनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दीजिए, अगर वो नहीं होता है तो उसकी बड़ी किरकिरी होती है, जिसकी वजह से उसके मन में आक्रोश हो जाता है और वो कहता है कि साहब जब मेरा काम ही नहीं हो रहा है तो मेरे विधायक होने का क्या फ़ायदा है। इस तरह की तमाम बातें होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो है जो पैसे का खेल होता है, मलाईदार पोस्टिंग जो होती है, तो कुछ लोग मलाईदार पोस्टिंग के लिए पैसे देते हैं, उस पैसे के खेल में भी जो है तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। मतलब भ्रष्टाचार तो व्याप्त है, उसकी परिभाषा बदल रही है। उस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ जो है सिर पे हाथ रख दिया उनके, कि आप जो है किसी की सिफारिश बिना उसके जो है सर्टिफाई किए, वेरिफिकेशन किए न माने, कि कोई गलत ट्रांसफर लेकर तो नहीं आया है। उसकी वजह से जो है बड़ा आक्रोश हो रहा है। एक तो प्रशासनिक अधिकारियों को जो है इसके लिए जो है काफ़ी पावर मिल गई है और वो जो है मंत्रियों को भी मना कर देते हैं, राजमंत्री की तो कोई औकात ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह की बात, दिनेश खटीक का दर्द जेन्युइन है। भाई देखिए, एक बात है, अगर वो राजमंत्री हैं तो उनको काम तो दिया जाना चाहिए, है तो काम दिया, लेकिन ये जो वो दबाव बना रहे हैं ये तो उनका नाटक है कि वो अमित शाह को भेज रहे हैं इस्तीफा भेजना है तो स्पीकर को भेजें, मुख्यमंत्री को भेजें, वहां भेजने का क्या मतलब है। तो ये एक दबाव बनाने का तरीका है उनका। लेकिन ये कि ये जायज है, ये न्यायिक बात है कि अगर वो राजमंत्री है तो उनको काम दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं देते उनको काम आप? तो मुझे लगता है वही एक कारण भी उन्होंने बहुत बड़े तरीके से रखा हुआ था। अजय जी हमारे साथ में। अजय सर, ये बताइए, आप सर आपने तो कई सियासत देखी है, अधिकारियों पर नकेल कसने का जो नैरेटिव मायावती की सरकार में होता था कि बड़े टाइट अधिकारी रहते हैं, तुरंत काम हो जाता है, मायावती बड़ा होल्ड रखती हैं। सपा सरकार में तो 4.5 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री, 4.25, आप तो जानते हैं। इस सरकार में पहली जो सरकार थी योगी 1.0 और ये 2.0, आप 2.0 में अधिकारी जो निकल के बाहर आ रहे हैं, ये आप कैसे देख रहे हैं? क्या शासन वर्सेस प्रशासन है यहाँ पे? देखिए, नौकरशाही पर एक मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही थी कि नौकरशाही एक बेलगाम घोड़ी की तरह है। ये कल्याण सिंह के शब्द हैं, बेलगाम घोड़ी की तरफ है। अगर उस पर बैठने वाले की रान में दम है और रास खींचने की ताकत है, अगर नहीं है तो ये घोड़ी पलट देती। ये कल्याण सिंह के पहले रिजीम में था। आज स्थिति क्या कारण है कि 150 विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के विरुद्ध धरना दे? देखिए, मुझे एक चीज याद है, कहीं हो सकता है मैं डिफर हूं, योगी जी ने एक ही बात कही थी जब पहली बार मुख्यमंत्री पिछली बार बने थे, हमारा कोई कार्यकर्ता थाना चौकी में नहीं जाएगा, कोई सिफारिश नहीं करेगा, अफसर वही सिफारिश सुनेंगे जो सही हो, नहीं तो मत सुने। हुआ क्या, कार्यकर्ता इनका निराश हो गया। सही बात के लिए भी जाए तो कोई सुनता ही नहीं था इनका, आज का कार्यकर्ता इनका। बाकी कुछ ऐसे भी थे। अब देखिए, दो चीजें, योगी जी ने एक चीज कही थी कि कोई भी मंत्री इस बार अभी कोई भी मंत्री अपने यहाँ अपने किसी परिचित को नहीं रखेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग इस बार भी पिछले सचिवालय प्रशासन विभाग से कई मंत्रियों ने कहा कि अमुक को रख दीजिए। क्या कारण था कि जितिन प्रसाद का ओएसडी जो पहले वहां था वही यहां आ गया, क्यों आया? आखिर कहीं ना कहीं से उनका हर मंत्री देखता कि अच्छा जब उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं। तो ये चीजें हैं, ब्यूरोक्रेसी उस बेलगाम घोड़ी की तरह है जिसको नहीं, अब उसी ब्यूरोक्रेसी ने इसको पलट दिया। अब ब्यूरोक्रेसी, देखिए मैं एक चीज बता दूं, ये अपने ब्रजेश पाठक का और अमित मोहन का जो झगड़ा है वो आज का नहीं है। पिछली सरकार में जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री राजा साहब से अब नाम नहीं लेता, उनके पास हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे पदाधिकारी मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के रहे हैं, वो गए
अपने भाई के लिए उनके पास राजा साहब के पास कि भाई हमारे भाई का मामला ये कर दीजिए। 4 बार उन्होंने लिखा अमित मोहन प्रसाद को, नहीं हुआ। किसी ने बताया कि आप सीधे अमित मोहन प्रसाद से मिल लो। वो हमारे पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार गए उनके पास, उनसे मिले तो उनका अच्छा मंत्री जी से कहला लो, कितनी बार कहला लो, मेरे ही पास आ जाते, मैं कर देता। उन्होंने कर दिया। तो जब ये सिचुएशन है कि अधिकारी अपने को मंत्री से बड़ा समझने लगा, तो निश्चित रूप से क्या ये स्थिति आगे भी रहेगी? जनार्दन जी आप बताइए, आप योगी सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हम सुशासन को लाएंगे, 100 दिन का तो ये स्लोगन भी था, सुरक्षा सेवा शासन के 100 दिन। ये करने में क्या बीजेपी सरकार, योगी सरकार सफल हो पाई है? और जो अधिकारियों को लेकर के अब जो तकरार चल रही है, ये कब तक चलेगा? क्या ये ऐसा ही रहने वाला है या बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे? देखिए अभिषेक जी, जैसा वरिष्ठों ने कहा है अभी कि ये जो इंटरनल रिफ्ट है वो नई चीज नहीं है, वो हर गवर्नमेंट में रही है। पहले भी गवर्नमेंट में ये चीजें आती थी, लेकिन सबसे बड़ा खेल है पावर सेंटर का। देखिए जो किचन कैबिनेट होती है किसी भी मुख्यमंत्री की, उसमें जो अपनी दखल बना लेता है वो फिर किसी मंत्री को, किसी चीजों को, दूसरों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है। यही आपने योगी आदित्यनाथ की पहली गवर्नमेंट में भी देखा, इस बार भी वही है। कुछ ऐसे आईएएस हैं या कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनका सीधे कनेक्शन वहां तक है, तो वो अब मंत्रियों को या फिर और भी लोगों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये जो रिफ्ट है, इसमें अगर आप, जैसे आपने कहा कि जो बाहर निकल के आ जाती, मीडिया में बातें आ जाती हैं। पिछली बार में जैसा अभी सर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने एक बाबू का ट्रांसफर करा पाऊं, तो ये एक बहुत बड़े संदेश है, बहुत बड़े हिंट है कि कहीं ना कहीं पावर सेंटर कहीं और से चल रहा है और एक मतलब मंत्री को भी एक सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह रखा गया है, उनके हाथ में पावर्स नहीं है। तो ये बाहर निकल के आता है। और जैसा आपने कहा कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाना चाहिए और कैसे इसको जनता में इस पर प्रभाव ना पड़े, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर सामंजस्य नहीं है तो जो विकास की योजनाओं की बात करते हैं, जो और भी स्कीम्स लेके आते हैं, जो उस पर भी कहीं ना कहीं असर इसका जरूर पड़ेगा। कारण ये बनता है कि अधिकारी और जो मिनिस्टर है उसके तालमेल से ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जब आपस में जब इस तरह की बात है तो बातचीत नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, एग्जीक्यूशन में दिक्कत होगी। बातचीत नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा। समय कम है, फाइनल कमेंट लेंगे। सुरेंद्र सर आपसे बात कर रहा हूं, आप शासन वर्सेस प्रशासन, मंत्री वर्सेस अधिकारी हो रहा है और कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा। इसी तरह केंद्र सरकार चल रही, वहाँ पीएमओ चला रही सरकार। आप बता दीजिए केंद्र में इतने मंत्री हैं, कई मंत्रियों का नाम हम लोग जानते हैं, इन्हें गिने 4-5, अफसरों का कई जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इतने मंत्रियों में 4-5 नाम हम बता सकते हैं क्या ये मंत्री है, क्योंकि सब सेंट्रलाइज कर दिया गया, वहाँ पीएमओ यहाँ सीएमओ। अब अपने इन लोगों के जरिए अमित शाह बाबा पर दबाव बनाएंगे कि भाई नाराजगी को दूर, भाई खटीक को इस्तीफा देना होता तो सीधे मुख्यमंत्री भेजते और मुख्यमंत्री ग्लैडली लिख देते राज्यपाल को कहा इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता, अल्टीमेटली तो राज्यपाल करता। अमित शाह के पास भेजना है, राज्यपाल को नहीं स्वीकार करना। जब तक मुख्यमंत्री नहीं भेजेगा उसके पहले राज्यपाल उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये सब। और लेकिन जो इसका खराब पहलू है खटीक वाले का, वो कह रहे हैं हम खटीक हैं इसलिए हमको जाति से जोड़ दिया, ये गलत बात है। वो अगर खटीक नहीं है, वो क्या कहते हैं जितिन प्रसाद तो ब्राह्मण है, पाठक जी ब्राह्मण है, तो उनके यहाँ ट्रांसफर क्यों उनकी मर्जी के बगैर किए जा रहे हैं? इसमें खटीक और ब्राह्मण कहाँ से आ गया? फिर सीधे ये कह दीजिए कि भाई वो ठाकुर है मुख्यमंत्री इसलिए ठाकुरों की चल रही, और किसे कह सकते हैं ना। लेकिन मैं नहीं मान, देखिए मुख्यमंत्री जी की अपनी इमेज अच्छी है, उनके ऊपर आप किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से हम डिसएग्री कर सकते हैं। प्रमोद सर आपसे आखिरी कमेंट, आपको लगता है अधिकारियों और मंत्रियों के बीच की जो तल्ख चीजें चल रही हैं सेटल होंगी या ये डैमेज करेंगी सरकार? देखिए ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि अगर पावर सेंटर को केंद्रित कर देंगे, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, इसको विकेंद्रीकृत करना होगा। जनप्रतिनिधियों को, चूंकि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, और नौकरशाही पे अगर भरोसा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की जरूरत है, खाली केंद्रीकृत करके भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता। सामंजस्य बनाने की बात मुख्यमंत्री ने भी कही थी धीरेन्द्र जी, और ये भी कहा था कि अधिकारियों की बात को एक से ना सुन ले, उस पर करें। आपको लग रहा है कि एक सरकार की छवि जो बनी थी उसको भी डैमेज हो रहा है इससे? नहीं, देखिए सीधी बात यह है, ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में जो है सबकी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं उनकी बात आपको सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप उनको इग्नोर करके और अपने प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानेंगे, उनको जो है ऊपर रखेंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। इसमें जो है इनको जो है अपनी बात को फिर से सोचना पड़ेगा और फिर से ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो उनके मंत्री हैं, सारे लोग हैं, उनका और अधिकारियों का सामंजस्य कैसे बने, ये बनाना बहुत जरूरी है। शासन व प्रशासन का अजय सर, आपको लगता है आने वाले समय में ट्रांसफर की लिस्ट भी आनी है, उसमें भी चीजें दिखाई देंगी, फेरबदल संभव है? देखिए, संभव सब कुछ है, बशर्ते पावर सेंटर्स एक ही जगह न बने। जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, मैं सहमत हूं। जब पावर सेंटर एक जगह बन जाए, सारे निर्देश एक। सर, शासन वर्सेस प्रशासन की जो बात हो रही है, आने वाले समय में ट्रांसफर्स की लिस्ट भी आनी है, क्या उस पर भी असर दिखाई देगा इन चीजों? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग ही झगड़े होते हैं, इसमें तो दो राय नहीं। क्योंकि मंत्री चाहता हमारे मन का आवे, अधिकारी चाहता मेरे मन का आवे, कुछ दलाल लोग चाहते हैं हमारे मन के आवे, तो वहां तो झगड़े होते रहेंगे। लेकिन जो सम्मान जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि विधायक पहले जाता था तो विधायक वो सम्मान मिलता था, चाहे सचिव के यहाँ हो, विशेष सचिव के यहाँ हो या कहीं हो। आज ये स्थिति कि वो पर्ची भेजते, मैं देता हूँ और पीए अंदर कहता मीटिंग हो रही है, पर्ची नहीं भेजते, वो चले आते हैं, बाद में कॉल करके उनको बुलाते भी नहीं। तो उनके अंदर है, यही कारण है जो विधायकों के अंदर रोष रहा है। ठीक है, बाबा ईमानदार है, लेकिन उनके यहाँ जो 9 रत्न है, एक 9 रत्न उन्होंने बना रखे हैं, तो वो 9 रत्न से जब तक सलाह नहीं होगी तब तक वो चीजें सामने नहीं आती। तो ये 9 रत्नों को विधायकों को भी उसमें शामिल करें। इन 9 रत्नों में कोई जननेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, अधिकारियों का 9 रत्न है। तो 9 रत्न अगर सलाहकार हैं तो जब तक ये रहेगा, अधिकारी और जनप्रतिनिधि का सामंजस्य जब तक नहीं होगा, ये चीज रहेगी। और ये आज नहीं कल फिर 150 विधायक विधानसभा में बैठे। बिल्कुल। जनार्दन जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। आप, ठीक है, बातें तमाम हमने कर ली हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ एक प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक नेता के तौर पर, जो शुरू में कहा जाता था कि इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे, 5 साल भी काट लिए, लेकिन अभी जिस तरीके की दूसरी चुनौती है, अधिकारियों की तारतम्यता मंत्रियों के साथ बन पाएगी आपको लगता है, या कितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे? अभिषेक जी, जैसा अभी हमारी चर्चा से निकल के आया कि ये बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी चीज जो हम लोग अपने जो इस बात है उससे थोड़ा सा इतर जाना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे जो जहां पर ये सामने आ जाता है कि सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है विपक्ष। लेकिन विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, उसमें दम नहीं रहेगा ये कि कोई आवाज उठाए। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ये चीजों को हम लेके आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से ये पूरी जो दिक्कत है वो एक ही जगह से सॉल्व होनी है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे उनको ही पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो सारे पोर्टफोलियो अपने पास रखते हैं, सारी चीजों को अपने आप से निर्देशित करेंगे, तो ये चीजें रिफ्ट तो बनी रहेगी। जब अधिकारी को सीधे प्रेशर मिला हुआ है तो वो क्यों मिनिस्टर की सुनेगा? तो निश्चित रूप से ये चीजें, शैली भी बदलनी पड़ेगी, केवल चाबुक चला के काम नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक बात निकल के आ रही है, लोग रुष्ट हो रहे हैं, सामने खुल के बोल रहे हैं, ऐसे लेटर्स इधर से उधर जा रहे हैं। आपने पिछली भी गवर्नमेंट में ये चीज देखी कि निकल के आए लोग, तो ये बदलना जरूर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहां पर फिर से विपक्ष की कमी मुझे लगती है कि विपक्ष को जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से सड़क पर उतारना चाहिए, आज वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स रह गई है। इसका भी खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर विपक्ष की भूमिका भी इस मामले में बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप भले ही सरकार के मंत्रियों पे लग रहे हों, अधिकारियों को लेकर के बातें सामने आ रही है, और खुद मंत्री का ये तक कह देना कि उसको काम ही नहीं मिला है और वो पूरी तरीके से अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों और एक्सपर्ट्स के साथ हमने जो बात की, वो सीधे तौर पर एक बात जरूर साफ करती है कि यूपी में फिलहाल ब्यूरोक्रेसी को लेकर के और मंत्रियों के स्तर पर एक बड़े बदलाव की जरूरत है। और खुद मुख्यमंत्री चूंकि लगातार हमेशा से एक क्लीन गवर्नेंस की बात करते रहे हैं, ऐसे में इन मामलों को समय रहते सुलझा लेना जरूरी है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के आगे भी और रात देखने को मिल सकती है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।